चलिए स्वागत करता हूं आपका अपना YouTube चैनल मैथ्स अड्डा सारण में। चलिए फिर मैं हाजिर हो गया एक नया सेशन लेके। अभी तक हमने 4100 प्लस का जो इसके झा सर का बुक है, 4100 प्लस सेलेक्टेड क्वेश्चन का जो बुक है, इसका आज हम प्रैक्टिस सेट 5 करने वाले हैं। ठीक है, अगर आपने अभी तक प्रैक्टिस सेट 4 तक का वीडियो नहीं देखा है तो इसका प्लेलिस्ट मैंने बना दिया है कि इसके झा 4100 प्लस मैथ करके प्लेलिस्ट बना है, तो आप वहां से जाके देख सकते हैं। तो चलिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको उसका फ़ायदा मिल सके। और अभी तक आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो लिंक आपको कहाँ मिल जाएगा, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जुड़ जाइए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट की क्लास को हम चलिए, अभी तक हम लोग टोटल 56 क्वेश्चन देख लिया था। आज 57 से शुरू करते हैं। 57 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, निम्न में से कौन सी एक परिमेय संख्या है। ठीक है, ऑप्शन देखिए क्या दिया है, √2, √3, C 0.101001 और D आपका 0.9। देखिए परिमेय संख्या क्या होता है, परिमेय संख्या वह संख्या होता है जो P/Q के रूप में हो और क्या हो, Q डज नॉट इक्वल टू 0 हो। यानी Q 0 नहीं होना चाहिए। अगर Q 0 हो जाएगा तो ये सारा क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, इसलिए Q यहाँ पे 0 नहीं होना चाहिए। अब देखिए हम √2 का वैल्यू देखें तो √2 का वैल्यू क्या होता है, 1.4142। तो इसे हम P/Q के रूप में हम नहीं लिख सकते हैं। अगर √3 का वैल्यू देखें तो ये होता है 1.7320, इस तरीके से बढ़ता है। और इसको देखें तो ये भी अलग अलग अल्टरनेट नंबर आ रहा है जिसे हम P/Q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये 0.9 है, इसे 9/10 में लिख सकते हैं। ये P/Q फॉर्म में आ गया और ये क्या है, नेचुरल नंबर है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या ऑप्शन डी हो जाएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 क्या कहता है कि √x प्लस 1/√x का मान अगर 5 है तो x² प्लस 1/x² का मान क्या हो। देखिए हमने आपको बताया था अगर किसी संख्या का मान x प्लस 1/x का मान अगर a हो तो x² प्लस 1/x² का मान क्या होता है, a² - 2। अगर इसे x के पावर 4 प्लस 1/x² जाने ये हो जाएगा a² - 2 का होल स्क्वायर माइनस का 2। अगर आप मेरा वीडियो रेगुलर देखते हैं तो हमने इस चीज़ पे चर्चा किया है और इस पे एक स्पेशल वीडियो भी मैंने बनाया था जो शेयर किया है टेलीग्राम पे। ठीक है, अब देखिए अगर ये वैल्यू √x है, ये √x है, अगर हम इसका स्क्वायर करें, इससे अगर स्क्वायर में आना चाहें तो √x का स्क्वायर क्या हो जाएगा, x होगा। यानी कि x प्लस 1/x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर माइनस 2, यानी 25 माइनस 2 क्या हो जाएगा, 23 हो जाएगा। क्या होगा, 23 हो जाएगा। अब यहाँ से अगर x² प्लस 1/x² का वैल्यू निकालें तो इसका स्क्वायर माइनस का 2 हो जाएगा, यानी कि 23 का स्क्वायर माइनस का 2। अब 23 का स्क्वायर कितना होता है, 529 माइनस का 2, यानी कि 527 हमारा क्या आ जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। यानी कि x² प्लस 1/x² का वैल्यू क्या हो जाएगा, 527। तो ऑप्शन कौन सही होगा, तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप लोग लाइक जरूर करें। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 क्या कहता है कि एक दुकानदार 12% की छूट देकर भी 33% का लाभ कमाता है। एक कुर्सी जिसका अंकित मूल्य 4740 रुपया है तो उसका दुकानदार के लिए क्रय मूल्य क्या होगा। देखिए 12% छूट की बात की जाती है तो छूट किस पे दिया जाता है, MRP पे छूट दिया जाता है, छूट MRP पे दिया जाता है। अगर उसका MRP 100 रुपया होगा, यानी कि अगर MRP इसका 100 रुपया होगा तो इसका कॉस्ट प्राइस कितना होगा, 88 रुपया। बात को समझिएगा, इसका कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा, 88 रुपया। अब कह रहा है कि अगर 33% का लाभ कमाता है, छूट देने के बाद भी अगर 33% का लाभ कमाता है तो एक कुर्सी जिसका अंकित मूल्य 4740 रुपया है तो उसका दुकानदार के लिए क्रय मूल्य क्या हो गया। देखिए
अगर हम यहाँ कॉस्ट प्राइस और यहाँ MRP कर दें तो कॉस्ट प्राइस कितना है, 88 रुपया है, लेकिन 33% लाभ कमाता है, यानी कि 100 रुपये के सामान पे 33 रुपया फायदा जो रहेगा, तो उसका MRP कितना हो जाएगा, 133 रुपया हो जाएगा। यही 133 का वैल्यू दिया है 4,740 रुपये, 4,740 रुपये। अब हमसे पूछ रहा है कॉस्ट प्राइस, यानी कि 133 किसके बराबर है, 4,740 के, तो एक यूनिट किसके बराबर हो जाएगा, 4,740 बटा 133, यानी कि 35.63 के आसपास हो जाएगा। तो ये कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा, 35.63 के आसपास हो जाएगा, यानी कि 3136 इसका क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सही हो जाएगा, तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 क्या कहता है, यदि मीनार की छाया की लंबाई उसके ऊंचाई के √3 गुनी है तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। मान लीजिए एक मीनार है, इसकी ऊंचाई अगर 1 है तो इसकी छाया की ऊंचाई कितनी बोल रहा है, इसका √3 गुना, तो ये √3 गुना हो गया, तो ये हो गया थीटा। ये हमारा क्या होता है, 90 डिग्री होता है। देखिए हमने आपको कई बार, अगर आप हमारा वीडियो रेगुलर देखते होंगे तो हमने आपको बताया है कि किसी भी समकोण त्रिभुज में अगर ये 30 डिग्री है तो ये क्या होगा, 60 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 डिग्री होता है। ये 90 डिग्री हो गया, ये 30 डिग्री होता है, ये 60 डिग्री हो गया। और हमने बताया कि 30 डिग्री के सामने ए होता है, या कहिए 1 होता है, बात को समझिएगा, 1 होता है, तो 60 डिग्री के सामने क्या होता है, वो √3 होता है, ये होता है। अब देखिए अगर इस ऊंचाई का √3 गुना अगर आधार छाया है तो ये क्या हो जाएगा, ये इसका मतलब होगा कि 30 डिग्री होगा, और ये क्या हो जाएगा 60 डिग्री, माने ये एंगल क्या होगा 60 डिग्री हो, तब जाके इसका मान √3 होगा। तो हमसे कह रहा है सूर्य का उन्नयन कोण क्या हो जाएगा, तो इस थीटा का मान क्या हो जाएगा, तो 30 डिग्री हो जाएगा। तो ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 क्या कहता है कि एक संदूक में कुल 56 रुपया है, जो 1 रुपया 50 पैसा तथा 25 पैसे के सिक्कों के रूप में है। 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या 25 पैसे वाले सिक्कों की संख्या की दुगनी है। 50 पैसा, 25 पैसा और 1 रुपया, ये रुपया में 1 रुपया। अब कह रहा है कि 50 पैसे वालों सिक्कों की संख्या 25 पैसे वाले सिक्कों की संख्या की दुगनी है तथा 1 रुपये वाले सिक्कों की संख्या की 4 गुनी है, यानी इसका ये 4 गुना ये है, ठीक है। तो अगर हम इसे 1 मान लें तो ये क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और इसका 2 गुना हो गया तो ये क्या हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। टोटल रुपया कितना दिया है, तो टोटल जो रुपया है वो 56 रुपया दिया है। तो अगर इसे अनुपात में देखें, 4 2 6 1 7, यानी कि 7 यूनिट का वैल्यू अगर 56 है तो 1 रुपया का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 यूनिट का वैल्यू 8। तो 50 पैसा का कितना है, 4 है, तो 8 चौके 32 हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 दूनी 16 रुपया हो जाएगा, और ये 8 एकम 8 रुपया हो जाएगा, यानी 32 और 16 48 टोटल 56 रुपया हो गया। लेकिन 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी होगी, तो 1 रुपया में 2 सिक्के होते हैं 50 पैसा के, तो 32 गुना 2 यानी कि कितना सिक्के होंगे, 64 सिक्के हो जाएंगे। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या बताएं जिसमें 5 जोड़ देने पर योगफल क्रमशः 24 32 36 और 54 से विभाज्य हो जाए, यानी 5 जोड़ देने पर, यानी कि इन सभी का अगर हम एलसीएम निकाल के और 5 माइनस कर देंगे तो वो संख्या आ जाएगी जिसमें 5 जोड़ेंगे तो इन सभी से क्या हो जाएगा, विभाज्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 24 32 36 और 54। इन सभी का क्या करेंगे, सबसे पहले एलसीएम लेंगे हम। अगर एलसीएम 2 से काटते हैं तो 12 16 18 27। अब एक बार 3 से काट देते हैं, 3 चौके 12 16 3 चौके 18 3 9 27। एक बार और 2 से काटते हैं, 2 दूना 4 2 8 16 2 3 6 9। एक बार और 2 से काटते हैं, 2 1 2 चौके 8 3 9। और एक बार 3 से काटते हैं, 1 4 3 1 3 3 के 9, ठीक है।
एक बार 2 से काट देते हैं, 2 दूनी 4, 1 और 3, ये क्या आ गया 3 दूनी 6, 6 दूना 12, 3 36, 36 दूना 72, 2 3 6, 6 दूना 12 यानी कि 72, 2 दूना 4, 7 दूनी 14, 1 2 2 1 7 7 यानी कि 4 2 6, 864, यानी कि इसका एलसीएम हमारे पास आ गया 864। अगर इसमें से 5 माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 859 वो संख्या होगी जिसमें हम 5 जोड़ देंगे तो ये संख्या इन सभी से वो संख्या क्या हो जाएगी, विभाज्य हो जाएगी। तो 859 यानी कि ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 क्या कहता है कि 2 पाइप ए और बी एक खाली टंकी को क्रमशः 1.8 और 2.7 घंटे में पूरा भर सकते हैं। 2 पाइप है, ए 1.8 घंटा में, बी जो है 2.7 घंटा में पूरा भर सकता है। किसी अन्य पाइप की कार्यरत न होने की स्थिति में पाइप सी जो है 4.5 घंटा में पूरी टैंक को खाली कर देता है। ये दोनों भरने वाला है तो प्लस है, सी खाली करने वाला तो इसे माइनस में लिखते हैं। ये 4.5 घंटा में क्या करता है, खाली कर देता है। शुरू में टंकी के खाली होने पर पाइप ए और पाइप सी को खोला जाता है, यानी पाइप ए और पाइप सी को खोला जाता है, इसको बाद में पढ़ेंगे। सबसे पहले इसका पोस्टमार्टम कर देते हैं। 1.8 है तो 10 से गुना कर देंगे 18 हो जाएगा, इसमें 10 से गुना करेंगे 27 हो जाएगा, और इसमें 10 से गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 45 हो जाएगा। ये पॉइंट से हट जाएगा तो हमें एलसीएम लेने में क्या हो जाएगी, आसानी हो जाएगी। अब इन तीनों का अगर हम एलसीएम ले लें 18, 27, 45 का, तो एलसीएम क्या आ जाएगा 270, यानी कि आपको 270 लीटर पानी भरना है एक टैंक में। अगर ये 18 के घंटा में भरता है तो इसकी क्षमता क्या हो जाएगी, क्षमता क्या होती है, टोटल संख्या यानी टोटल भरने वाला संख्या में इससे भाग दे देंगे 18 घंटा से तो हमारे पास इफिशिएंसी आ जाएगा। तो इफिशिएंसी हमारा क्या आ जाएगा, तो 9 दूनी 18, 9 3 27, यानी कि इसका एफिशिएंसी आ जाएगा 15, यानी कि इसकी कार्य करने का जो क्षमता है 15, इसकी कार्य करने की क्षमता हो जाएगी। अगर बी की एफिशिएंसी देखें तो 270/27 करेंगे, इसका क्षमता कितना आ जाएगा 10। सी की एफिशिएंसी अगर देखें तो 270/45, यानी कि इसका एफिशिएंसी आ जाएगा 90, 9 3 27 यानी कि 6। अब देखिए हमसे क्या कह रहा है, पाइप ए और सी को खोल दिया जाता है, पाइप ए और सी को खोल दिया जाएगा। अब ए और सी को खोला जाएगा, देखिए ए और सी को खोला जाएगा तो ए तो 15 लीटर घंटा में भरेगा, सी खाली करने वाला है तो 6 के एफिशिएंसी से खाली करेगा। तो ए और सी को जब खोलेंगे तो टंकी में एक साथ कितना लीटर पानी जाएगा, 9 लीटर जाएगा। मान लीजिए एक टंकी है, उसमें एक आदमी 15 लीटर पानी डाल रहा है। जैसे आप 15 लीटर पानी उसमें डालें, 6 लीटर पानी क्या हो गया, ये निकाल दिया नल से बाहर, जो एक पाइप है उससे 6 लीटर पानी निकाल दिया, तो 1 घंटा में आपको कितना पानी बचा, तो 9 लीटर। तो ए और सी अगर काम करेगा तो 15 - 6 यानी कि 9 लीटर पानी भरेगा। अब आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन। खोल दिया जाता है, कुछ घंटे बाद पाइप ए को बंद करके पाइप बी को चालू किया जाता है। कुछ घंटे के बाद पाइप ए को क्या कर दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है। अब पाइप ए को बंद करके पाइप बी को चालू कर दिया जाता है, खोल दिया जाता है। इस प्रकार टंकी को भरने में 5.5 घंटा लगता है। अब इसको खोल दिया जाता है, ठीक है। तो ये भी अगर बी और सी को देखा जाए, बी और सी को देखा जाए तो ये भी 10 लीटर पानी भरेगा, 6 लीटर क्या कर देगा, खाली कर देगा। तो ये इन दोनों को खोलने पर ये कितना लीटर पानी बचेगा, 4 लीटर पानी बचेगा। अब देखिए आगे जो क्वेश्चन कह रहा है इस प्रकार टंकी को भरने में कुल 5.5 घंटे का समय लगता है। तो हमसे कह रहा है जो पाइप बी जो है वो कितने घंटे तक खुला रहा। अब देखिए आपको एक और चीज़ है, यहाँ हमने 10 से गुना किया है तो 270 में 10 से भाग दे देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 27 लीटर पानी आ गया। बात समझिएगा। अब 27 लीटर पानी अगर देखिए हमने माना ए और सी को अगर हमने 5.5 घंटा खोल दिया, ए और सी को अगर हमने 5.5 घंटा तक खोल दिया था तो 5.5 घंटा में ये कितना लीटर पानी को भरेगा, ये कितना लीटर पानी भरेगा, 9 × 5 = 45 के 5 हाथ में 4, 9 × 5 = 45, 4 49, यानी कि ये तो पानी भर देगा 49.5 लीटर। लेकिन आपको भरना कितना है, तो आपको भरना है तो 27 लीटर न भरना है।
ठीक है। अब हमारे पास कितना लीटर आ गया, 49.5 लीटर पानी भर गए, लेकिन भरना कितना था, तो 27 लीटर। तो बी का अगर देखें, बी की क्षमता देखें तो 27 माइनस 49.5 बट्टे में ए और बी का जो अंतर दिया है कितना दिया है, 15 माइनस 10 क्या हो जाएगा 5। तो इसमें से देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 22.5 बट्टा 5, यानी कि 5 के 20 और 50 25, यानी बी को 4.5 घंटा खोला गया था। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 कहता है कि यदि 2 के पावर x बराबर 4y बराबर 8z हो, तो ये कह रहा है कि 1/2x प्लस 1/4y प्लस 1/6z बराबर 24/7 हो, तो z का मान क्या होगा। यही पूछ रहा है कि z का मान क्या होगा। अब देखिए यहाँ से हम इसको उठाते हैं, इसे 2 के पावर x, ये 4 है, इसे 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ये 8 है, इसे 2 का क्यूब लिख सकते हैं। अब यहाँ से देखिए 2 के पावर x बराबर 2 के पावर 2y बराबर 2 के पावर 3z, बात को समझिएगा। अब जिसका बेस समान होता है इसका ऊपर वाला भी बराबर हो जाएगा, यानी कि x बराबर 2y बराबर 3z, ये हम लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो बेस क्या है, समान है, तो ये सब क्या हो जाएगा, आपस में बराबर हो जाएगा। अब हमसे क्वेश्चन में कह रहा है कि z बराबर क्या चाहिए, z का मान चाहिए। अगर हमें z का मान चाहिए तो यहाँ x बराबर हम 3z लिख सकते हैं, x बराबर हम 3z यहाँ से ले सकते हैं। तो 1/2 गुना x का मान क्या लेंगे 3z प्लस 1/4y, यानी कि y दिया है तो x बराबर 2y है, y बराबर यहाँ देखिए 2y बराबर 3z है, तो y बराबर क्या हो जाएगा 3/2z, तो ये क्या हो जाएगा 3/2z इंटू 4, क्योंकि y का मान हमने दिया है, तो ये 2 से 2 कट जाएगा, 2 हो जाएगा, और प्लस 1/6z यानी कि 6 गुना, और z का वैल्यू हमको लेना है। z का वैल्यू क्या दिया है, अगर हम यहाँ से देखें 6z है, तो इसको यहाँ पे हमको बदलने की जरूरत नहीं, 6z ही रहने देंगे, इसको कर देंगे 24/7। अब ये क्या आ गया 1/6z प्लस 1/6z प्लस 1/6z। अब देखिए नीचे तो एलसीएम 6z हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 1 बराबर 24/7, तो ये हो जाएगा 3/6z का मान 24/7 है, तो 3 8 24 8 6 48, यानी कि 48z का मान 7 हो गया, तो z का मान क्या हो जाएगा 7/48। तो ऑप्शन हमारा ये 7/48 हमारा सही आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 क्या कहता है कि एक जीवा की लंबाई की गणना करें जो 20 सेंटीमीटर व्यास के वृत्त के केंद्र से 6 सेंटीमीटर की दूरी पर है। देखिए एक वृत्त है जिसका व्यास, ये टोटल व्यास होता है, ये मान लीजिए केंद्र होता है, तो व्यास ये टोटल 20 सेंटीमीटर कितना है, यानी कि अगर डायमीटर 20 सेंटीमीटर हो तो रेडियस क्या होगा, यानी कि त्रिज्या अगर आपसे पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, डायमीटर का आधा त्रिज्या होता है, तो 20/2 यानी कि 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब कह रहा है कि एक क्वेश्चन वृत्त के केंद्र से 6 मीटर की दूरी पर, तो जीवा की लंबाई क्या होगी। मान लीजिए एक जीवा है, यहाँ जीवा क्या होता है, देखिए किसी भी वृत्त का जो जीवा होता है ना, जीवा केंद्र से जिस पे लंब डाला जाता है, ये कह रहा है वृत्त के केंद्र से 6 सेंटीमीटर की दूरी पर है, ये वृत्त के केंद्र से 6 सेंटीमीटर पे एक जीवा है, तो यहाँ से केंद्र से 6 सेंटीमीटर की जीवा है। तो जानते हैं क्या होता है, जीवा जो होता है, जो वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जो होता है, इस जीवा को 2 बराबर भागों में क्या करता है, बांट देता है, 2 बराबर भागों में बांट देता है। अगर ये हमारा 6 सेंटीमीटर है, तो अगर यहाँ से लेके इस यहाँ तक मिला दिए, तो ये क्या हो जाएगा, आपका रेडियस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये रेडियस हो जाएगा, क्योंकि रेडियस हमारा कितना है 10 सेंटीमीटर, तो इस रेडियस का या इस त्रिभुज का आप कौन कहिए तो 10 हो गया।
क्या हो गया 10 हो गया। अब ये 6 है 10 है तो आधार क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, क्योंकि ये ट्रिपलेट होता है। ट्रिपलेट होता है 6 8 10, क्या होता है 6 8 10। अगर लंबाई और आधार 6 8 हो तो कर्ण क्या होता है 10 होता है। ये आप सभी जानते हैं, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अगर इस जीवन इसका लंबाई यहाँ से लेके यहाँ तक का लंबाई अगर 8 है, हमने आपको क्या कहा था कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को 2 बराबर भागों में क्या करता है बांट देता है। अगर इसका लंबाई 8 सेंटीमीटर है तो इसका भी लंबाई क्या होगा 8 सेंटीमीटर ही होगा। ये दोनों क्या हो जाएगा, अब इस जीवा की लंबाई टोटल क्या हो जाएगी, तो जीवा की लंबाई हो जाएगी 16 सेंटीमीटर। यही क्वेश्चन हमसे पूछा था, तो 16 सेंटीमीटर हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी हमारा सही है। बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है, अगर अच्छे से समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 क्या कहता है कि एक बिंदु आंतरिक रूप से 8 9 -7 4 लाइन खंड जोड़ने वाले 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है, तो बिंदु का निर्देशांक क्या होगा। इस तरह का क्वेश्चन हमने बहुत किए हैं, ठीक है। अगर आपने इसके जैसा का मैथ जो RK सिंह सर वाला है, अगर वो आप कंटिन्यू देख रहे होंगे तो आपका कंसेप्ट जबरदस्त क्लियर होता होगा, ठीक है। तो वीडियो को अगर अच्छा लगे तो आप लोग लाइक जरूर करें। ये हो गया 8 9 और ये दूसरा क्या है -7 और 4। इसको बांटने वाली रेखा क्या है m/n होता है, वो कितना है वो होता है 2:3। हमने क्या कहा देखिए, इसे हम फास्ट कैसे निकालेंगे, इस n को इससे गुना कीजिए और इसको इससे गुना कीजिए और गुना करके इन x को इससे जोड़िए और y को इससे जोड़ के इन दोनों संख्याओं से क्या कर दीजिए भाग कर दीजिए। अब पहले गुना कीजिए, 8 3 24 9 3 27, 2 से गुना कीजिए -14 और 4 दूनी 8। अब जोड़िए 24 प्लस -14, इन दोनों को जोड़ के भाग दे दीजिए 3 2 5। इसको जोड़िए 27 प्लस 8/5। अब 24 में से 14 ये माइनस होगा तो क्या हो जाएगा 24 में से 14 जाएगा 10/5 होगा, यानी कि ये हो जाएगा 2 और 27 8 कितना हो जाएगा 27 8 35, 35/5 यानी कि ये हो जाएगा 7। तो हमारा क्या हो जाएगा 2 और 7 सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा 2 7, यानी कि ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67 क्या कहता है कि एक जेट प्लेन का उत्थापन कोण जमीन पर एक बिंदु P से 60 डिग्री है। 15 सेकेंड की उड़ान के बाद जेट प्लेन का उत्थापन कोण 30 डिग्री हो जाता है। यदि जेट प्लेन 1500√3 मीटर की समान ऊंचाई पर उड़ रहा है तो जेट प्लेन की गति क्या हो जाएगी। मान लीजिए एक प्लेन है जो इधर उड़ रहा है, ठीक है। अगर यहाँ से अगर इसका एंगल देखें तो एक P पे अगर मान लीजिए ये यहाँ एंगल बनाता है और ये यहाँ एक P पे एंगल बनता है 60 डिग्री, ये अंतर एकांतर कोण से। फिर 15 सेकेंड के बाद ये एंगल क्या हो जाता है 15 सेकेंड बाद ये 30 डिग्री का कोण बनाता है, तो अंतर एकांतर कोण से क्या हो जाएगा ये क्या हो जाएगा यहाँ मान 30 डिग्री हो जाएगा। अब क्वेश्चन में कह रहा है यदि जेट प्लेन 1500√3 मीटर की ऊंचाई पर है, यानी कि जेट प्लेन का टोटल अगर हम ऊंचाई देखें तो कितना है 1500√3 मीटर के ऊंचाई पर है। तो हमसे पूछ रहा है तो जेट प्लेन की गति क्या ज्ञात करना। अब देखिए हम जानते हैं कि 60 डिग्री के सामने क्या होता है √3 होता है और 30 डिग्री के सामने 1 होता है। तो 60 डिग्री के सामने √3 हो गया तो ये 30 डिग्री होगा तो इसके सामने क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ये √3 का वैल्यू किसके बराबर है 1500√3 के बराबर है, तो 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा √3 से √3 कर दिया 1500। अब इस 30 डिग्री का वैल्यू 30 के सामने क्या होता है ए होता है, 30 के सामने 1 होता है और 60 के सामने क्या होता है √3। अगर देखिए इस √1 के सामने √3 है, ये √3 है तो ये √3 के सामने क्या हो जाएगा √3 गुना √3, यानी कि ये यहाँ से लेके यहाँ तक का वैल्यू क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब देखिए इतना वैल्यू तो 1 दिया है तो इतना वैल्यू क्या हो जाएगा, इतना वैल्यू क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो 1500 का वैल्यू अगर 1 का वैल्यू 1500 है तो 2 का वैल्यू क्या हो जाएगा 1500 गुना 2 यानी कि 3000।
अब हमसे पूछ रहा है गति क्या होगा, यानी कि स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बट्टा टाइम। तो डिस्टेंस हमारे पास कितना आ गया 3000 और 15 सेकेंड की बात की गई है, तो 15 दूना 30, यानी कि इसका स्पीड कितना हो जाएगा 200 मीटर पर सेकेंड स्पीड हो जाएगा। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 क्या कहता है कि एक डेटा सेट का प्रसरण 361 है, तो मानक विचलन क्या हो जाएगा। देखिए मानक विचलन क्या होता है, मानक विचलन बराबर होता है मोड ऑफ अंडर रूट प्रसरण। क्या होता है, मोड ऑफ अंडर रूट प्रसरण। तो कितना दिया है अंडर रूट 361 मोड। तो देखिए ये मोड के बाहर जो भी संख्या आता है, चाहे माइनस रहे चाहे प्लस रहे, वो मोड के जब बाहर आएगा तो सिर्फ प्लस में आएगा। तो रूट 361 का वैल्यू क्या होता है 19 होता है, और मोड होने के कारण सिर्फ प्लस में आएगा, इसमें प्लस माइनस नहीं लगा रहता है। इस चीज़ का आप ध्यान देंगे, क्योंकि जो आंसर दिया रहता है उसमें प्लस माइनस रहता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। ये जो प्रसरण होता है मोड के अंदर होता है, जो जब भी निकलेगा तो सीधे प्लस में निकलेगा, प्लस माइनस में नहीं निकलेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 क्या कहता है कि ए अपनी वस्तुएं बी से 20% कम मूल्य पर और सी से 20% अधिक मूल्य पर बेचता है। एक व्यक्ति ए से 96 रुपये के मूल्य की वस्तुएं खरीदता है। यदि वह व्यक्ति आधी वस्तुएं बी से तथा आधी वस्तुएं सी से खरीदता है, तो उसे यह सौदा अधिक लाभप्रद रहता है और कितना रहता है। देखिए बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, ठीक है। ये है ए, ये है बी और ये है सी। कह रहा है कि ए जो है बी से 20% कम, तो अगर बी 100 है तो ए 20% कम क्या हो जाएगा 80 होगा। 80 से 20% अधिक, यानी कि सी से 20% अधिक। तो अगर देखेंगे तो ये इसका 20% इससे प्लस में है, यानी कि जब इससे 20% प्लस में है तो हम देखेंगे कि अगर 120% का वैल्यू अगर 80 है, तो 1% का वैल्यू क्या हो जाएगा 80 बट्टा 120, और 100% का वैल्यू क्या हो जाएगा 100। तो देखिए 20 पाँचे 100, 20 छक्के 80, 20 छक्के 2 3 6, 2 चौके 40, 4 5 200 बट्टा 3, यानी कि जो सी का रेशियो होगा वो क्या हो जाएगा 200 बट्टा 3। अब देखिए अगर इन सभी में 3 से गुना कर दें तो ये क्या हो जाएगा 8 3 के 24, 240, ये हो जाएगा 300, ये 200 हो जाएगा। अब देखिए काट पीट देते हैं, पहले तो 1 0 1 0 1 0 काटिए, 2 से काटिए 12, 2 से काटिए 15, 2 से काटिए 10, यानी कि ये आ गया 12:15:10 में। अब क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि ए से 9600 रुपये के मूल्य की वस्तु खरीदा, यानी अगर ए से 9600 रुपये की वस्तु खरीदा जाए तो ये कितना गुना हो जाएगा 800 गुना हो जाएगा। अगर बी से खरीदा जाए तो 800 गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 12 15 120, यानी कि 12,000, और इससे खरीदा जाए तो 8 10, ये 800 गुना है तो कितना हो जाएगा 8000 हो जाएगा। अब हमसे प्रश्न में कह रहा है यदि व्यक्ति आधी वस्तु बी से खरीदे, यानी कि आधी वस्तु बी से खरीदे तो ये कितना का पड़ेगा 6000 का पड़ेगा। 12,000 में अगर कोई सामान बेच रहा है बी, अगर आधा वस्तु इससे लिया जाए तो कितना का पड़ेगा 6000 का पड़ेगा। और आधी वस्तु सी से खरीदता है तो 8000 का सामान है, आधा लेंगे तो कितना होगा 4000 का होगा, ठीक है। तो कितना लाभ पर होगा, देखिए 6 और 4 10, यानी कि ये तो 10,000 का हो जाएगा। तो लाभप्रद कौन सा होगा, यानी कि अगर आप ए से खरीदिएगा तो वही सामान 9600 रुपया मिल जाएगा, लेकिन बी से खरीदिएगा तो आपको 400 रुपया का नुकसान हो जाएगा। तो लाभप्रद रहता है और कितना, ये ऑप्शन में नहीं दिया है। तो अगर आप ए से खरीदते हैं तो ऑप्शन में रहना चाहिए कि 400 रुपया का क्या होता है लाभ होता। अगर आप ए और बी और सी से वस्तु ना खरीदते हैं और ए से खरीदते तो आपको 400 रुपया का लाभ होता। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 क्या कहता है कि 5 4 10 3 3 4 7 4 6
5 का माध्यिका ज्ञात कीजिए। देखिए हमने कई बार बताया, जब भी आपको माध्यिका निकालना होगा, कभी भी माध्यिका निकालना होता है, इससे पहले हम क्या कहते हैं, उन्हें आरोही क्रम में सजाते हैं। दी हुई संख्या को आरोही क्रम में सजाना है, ठीक है। आरोही क्रम क्या होता है जी, तो सबसे छोटका पहले, ओकरा से बड़का पहले, यानी आरोही यही होता है, यानी कि बढ़ते हुए क्रम में सजाना है। तो सबसे छोटा इन सभी में क्या है, 3 है, तो 3 3, उसके बाद 4 4 5 2 गो है, 6 4 3 गो है, सॉरी 4 यहाँ पे 3 गो है, 1 2 3, उसके बाद 5 2 गो है, 6 एगो है, 7 एगो है और 10 एगो। टोटल संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगर n 10 हो गया, जब नंबर ऑफ टर्न जो है 10 हो जाता है, तो हमारा माध्यिका क्या होता है, हमारा माध्यिका हो जाता है n/2 प्लस 1वां पद n/2 प्लस nवां पद बट्टा 2, ठीक है। अब देखिए n/2 यानी कि 5 प्लस 1, छठवां पद बट्टा 2, 1 2 3 4 5 और 6। इन 5 और 6 संख्या को जोड़ के अगर हम 2 से भाग दे देंगे तो हमारा संख्या क्या हो जाएगा, माध्यिका हो जाएगा। तो 4 प्लस 5 बट्टा 2 यानी कि 9 बट्टा 2 यानी कि 4.5 हमारा क्या हो जाएगा, माध्यिका हो जाएगा। तो ऑप्शन हमारा कौन सही होगा, तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 71 क्वेश्चन क्या कहता है कि एक कार्य को समाप्त करने में अंकित बालाजी और चंदू द्वारा मिलकर लिए जाने वाले समय के बराबर समय लेता है। अंकित जो है बालाजी और चंदू द्वारा मिलकर लिए जाने वाले समय के बराबर लेता है। अंकित जो है बालाजी और चंदू के बराबर क्या लेता है, समय लेता है। अंकित और बालाजी एक साथ मिलकर एक कार्य को, अंकित और बालाजी एक साथ मिलकर एक कार्य को अगर 10 दिन में समाप्त करते हैं और चंदू इसी कार्य को अगर 15 दिन में समाप्त कर सकता है, तो बालाजी इस कार्य को कितने दिन में करेगा। सबसे पहले इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, 30 हो जाएगा। इन दोनों का कार्य क्षमता क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा और सी का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब हमसे पूछा है ए बराबर बी प्लस सी, ए बराबर बी प्लस सी है, यानी कि अंकित बराबर बालाजी और चंदू है। तो कह रहा है कि बालाजी इस काम को, अब देखिए हम यहाँ ए प्लस बी का जो इफिशियंसी है वो कितना है, 3 है, और ये ए बराबर बी प्लस सी है। तो अगर हम ए माइनस बी कर दे, ए माइनस बी बराबर सी, तो सी का एफिशिएंसी कितना है, 2, तो ए माइनस बी बराबर 2 हो गया। और यहाँ से ए प्लस बी का एफिशिएंसी कितना है, 3 है, तो ए प्लस बी का एफिशिएंसी क्या हो गया, 3 हो गया। अब माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये ए तो ए कट जाएगा और ये हो जाएगा माइनस का 2b बराबर माइनस का 1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो b का क्षमता क्या हो जाएगा, 1/2। अगर b की क्षमता 1/2 हो गया तो b इतना काम को कितना दिन में करेगा, तो b 30 काम को 1/2 के एफिशिएंसी से कितना दिन में करेगा, 30 गुना 2 यानी कि 60 दिन में समाप्त करेगा। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72 क्या कहता है कि एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचने का दिखावा करता है तथा त्रुटिपूर्ण वाट का प्रयोग करके 6.8/47% का क्या करता है, लाभ कमाता है। इतना का लाभ कमाता है तो 1 किलो के स्थान पर वह कितना वाट का प्रयोग करता है। चलिए इसको गुना कर देंगे, 6 पूर्णांक यानी कि 7×42 के 2, हाथ में 4, 7×4 24, यानी कि 7×42 के 2, हाथ में 4, 6×4 4 28, यानी 282 18, यानी 300/47% का क्या करता है, लाभ कमाता है। यहाँ से परसेंटेज निकाल लें तो 1/100 हो जाएगा, ये कट जाएगा, क्या हो जाएगा 3/47, क्या हो जाएगा 3/47, यानी कि कहता है कि हम 47 रुपया का सामान दे रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर कॉस्ट प्राइस और वाट के देखा जाए, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस की अगर हम रेशियो में देखें तो कह रहा है कि 47 का सामान दे रहे हैं, लेकिन 47 का देखिए कितना ले रहा है, 50 रुपया, 50 ग्राम दे रहा है। अब 47 का दे रहा है आपको 47 ग्राम और कह रहा है कि हम 50 ग्राम दे रहे हैं, ठीक है, यही कह रहा है।
अगर इसे हम किलो में बदल दें तो क्या हो जाएगा, इससे हम 20 से गुना यहाँ कर दें, 20 से गुना यहाँ कर दें तो 27 गुना क्या हो जाएगा, 7 दूनी 14 के 4 हाथ में 1, 2 चौका 8 1 9, 940 और ये हो जाएगा 1000। यानी कि किलोग्राम में कह रहा है कि हम 1 किलो माल देंगे, लेकिन माल कितना आपको दे रहा है, तो 940 ग्राम माल दे रहा है। ठीक है, यानी कि 940 ग्राम आपको माल दे रहा है और 1 किलो का दाम ले रहा है, तो कितना का कमा रहा है, यानी कि वो 1 किलो के स्थान पर कितने का वाट का प्रयोग कर रहा है, तो 940 ग्राम का वाट का प्रयोग कर रहा है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, और ये अंतिम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 73। कह रहा है कि एक समतल मैदान पर बिंदु P से एक टावर शीर्ष के एलिवेशन का कोण 30 डिग्री है। यदि टावर की ऊंचाई 100 मीटर है तो बिंदु P की टावर के पैरों से लगभग दूरी क्या हो जाएगी। मान लीजिए ये एक टावर है जिसकी लंबाई कितनी दी हुई है, 100 मीटर। यहाँ से 30 डिग्री कह रहा है कि 30 डिग्री यहाँ इस एंगल का मान 30 डिग्री है, तो 100 मीटर तो बिंदु P के टावर के पैरों से, बिंदु P के टावर से पैरों से लगभग दूरी, यानी ये दूरी कितना होगा। हमने क्या कहा है, अगर ये 30 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो ये क्या हो जाएगा, 60 डिग्री होगा। अगर 30 डिग्री के सामने ए होता है तो 60 डिग्री के सामने क्या होता है, √3 होता है। अगर एक का मान 100 मीटर है तो √3 का मान क्या हो जाएगा, 100 √3 हो जाएगा, यानी इसका मान क्या हो जाएगा, 100 √3 हो जाएगा, और √3 का मान क्या होता है 1.73, तो ये कितना दूरी हो जाएगा, 173 मीटर की दूरी हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक। तो हमारा आंसर 173 मीटर आ जाएगा, तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ऐसे ही वीडियो लेके आपके सामने हाजिर होता रहूँगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।